नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के एक प्रमुख रडार स्टेशन का दौरा किया। राजनाथ सिंह ने इस दौरान इंटीग्रेटेड वायु कमांड और कंट्रोल सिस्टम के कामकाज का निरीक्षण किया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देश भर में अलग अलग स्थानों पर आयोजित विभिन्न नेटवर्क संचालन को भी दिखाया गया। इनमें लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और दूर से नियंत्रित करने वाले विमानों के नेटवर्क संचालन भी शामिल था। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा करने वाली वायु सैनिकों की सराहना की। दोस्तों, अगली खबर राफेल विमान डील को लेकर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की डील को नए सिरे से जांच करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने इस याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को वापस लेने के लिए कहा। दोस्तों, अगली खबर HAL से आ रही है। दोस्तों, HAL ने कहा है कि वे अगले 3 सालों में 300 स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट को पूरी तरीके से स्वदेशी बना देंगे, जिसमें कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए 29 लोकल सब्स्टिट्यूट यानी कि स्थानीय विकल्प होंगे। इसके अलावा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के लिए 44 लोकल सब्स्टिट्यूट्स होंगे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के 43 लोकल सब्स्टिट्यूट्स होंगे, ड्रोनियर 228 के 45 स्थानीय विकल्प होंगे और Su-30 MKI के 6 लोकल सब्स्टिट्यूट्स होंगे। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना से आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना ने इनहांस रेंज पिनाका रॉकेट का जो यूजर ट्रायल है उसे पूरा कर लिया है और इस यूजर ट्रायल में करीबन 120 रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था। इन रॉकेट्स को इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड और एमुनेशन इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। भारतीय सेना को करीबन इस तरीके के जो रॉकेट्स हैं यानी कि इस क्लास के जो रॉकेट्स हैं उनकी हर साल 1000 यूनिटों की जरूरत है। इसके अलावा भारतीय सेना 45 किलोमीटर रेंज वाली एनहांस रेंज पिनाका रॉकेट का भी ऑर्डर देने वाली है और ये ऑर्डर तेजी से हो सके इसीलिए इस ऑर्डर को 2 फर्मों के बीच बांटा जाएगा। दोस्तों, अगली खबर भारतीय नौसेना से आ रही है। दोस्तों, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 इंडिया में यानी कि P-75I में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अब जर्मनी ने अपनी टाइप 212 CD वर्ग की जो सबमरीन है उसकी पेशकश की है और हो सकता है कि इस टेंडर में ये जो पनडुब्बी है वो टॉप कंटेंडर बन जाए क्योंकि इनके पास सी प्रूवर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजन सिस्टम है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइप 212 जो CD पनडुब्बी है उसका एक नया स्टेल्थ डिजाइन है और इसका जो हल है वो डायमंड शेप का है और इसमें एक्टिव सोनार सिस्टम लगे हैं। इसके अलावा इसमें एक नया कॉम्बैक्ट सिस्टम लगा है जिसे कि ओकर कहा जाता है, जो कि सेंसर्स और डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। कहा जा रहा है कि जर्मनी अभी टाइप 212 CD सबमरीन को अपनी नौसेना के लिए तैयार कर रहा है और 4 दूसरी नौसेना के लिए। वहीं दोस्तों, इस टेंडर में जो साउथ कोरिया की डेबू बिल्डर था उन्हें $600 मिलियन का एक भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, यही नहीं, इस वक्त साउथ कोरिया के इस शिपयार्ड में 51 दिनों से हड़ताल भी चल रही है जिससे इनका कामकाज काफी प्रभावित हुआ है। यही नहीं, दूसरी तरफ $67 मिलियन की जो इंडोनेशिया सबमरीन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी नहीं हो पाया। अगली खबर दोस्तों भारत और अर्जेंटीना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत ने अर्जेंटीना के एयरफोर्स के डेलीगेशन को आमंत्रित किया है भारत में, जिसमें कि अर्जेंटीना के एयरफोर्स के पायलट और टेक्नीशियन भारत आएंगे और वे तेजस का एक पूरा तकनीकी मूल्यांकन करेंगे जिसमें कि सिमुलेशन फ्लाइट भी की जाएगी और एक्चुअल फ्लाइट भी की जाएगी। दरअसल दोस्तों, अर्जेंटीना अपने देश में 12 फाइटर जेट्स की असेंबली को लगाना चाहता है। इसके अलावा अर्जेंटीना की एयरफोर्स उसी भागीदार को चुन सकती है जो कि उनकी एयरफोर्स में मौजूद जो उपकरण और हथियार है उनको भी मॉडिफाई और इंटीग्रेट कर सके। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय सेना से आ रही है। दरअसल भारतीय सेना 3 भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर ट्रायल्स शुरू करने वाली है जिसके तहत 2500 BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को अपग्रेड किया जाएगा और इस अपग्रेड पैकेज में सी थ्रू आर्मर टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई पावर इंजन, स्पेशलाइज्ड एयरबस्ट एमुनेशन, नाग, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का इंटीग्रेशन भी शामिल है। इसके अलावा इस BMP-2 में और भी कई अपग्रेड किए जाने हैं जिसमें कि गनर मेन साइट, कमांडर पैनोरामिक साइट, फायर कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और लेजर रेंज फाइंडर भी शामिल है। दोस्तों, अगली खबर चाइना से आ रही है। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की एक बार फिर से दादागिरी देखने को मिली है। यहाँ चीनी सैनिकों ने लद्दाख के डैम चौक में भारतीय चरवाहों को रोका है। अधिकारियों ने कहा कि चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी ने डैम चौक के CNN जंक्शन पर सैडल के पास भारतीय चरवाहों की मौजूदगी पर आपत्ति जताई। इस घटना के बाद भारतीय सेना के कमांडर और चीनी सैनिकों के बीच मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ बैठकें भी हुई हैं। बता दें कि इससे पहले 21 अगस्त को भी लद्दाख के डैम चौक में चीनी सेना ने भारतीय चरवाहों को रोका था। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चरवाहे क्षेत्र में लगातार आते रहते हैं और 2019 में भी मामूली हाथापाई हुई थी। इस बार चरवाहे पशुओं के साथ गए थे तो चीनियों ने आपत्ति जताई कि ये उनका क्षेत्र है। इस मुद्दे को चीनियों के साथ उठाया गया।
वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच कोई आमना सामना नहीं हुआ है और ये स्थानीय स्तर पर कमांडरों के बीच मुद्दे को हल करने और एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए एक नियमित बातचीत थी और ये प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में एलएसी के साथ नियमित रूप से होती रहती है। दोस्तों, अगली खबर भारत और नेपाल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में नेपाल को केवल कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति है। भारत के पड़ोसी पहले नीति के तहत अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि नेपाल को भारत के 2 रणनीतिक बंदरगाहों यानी कि गुजरात में मुंद्रा पोर्ट और ओडिशा में धामरा पोर्ट से माल निर्यात और आयात करने की अनुमति दी जाएगी। नेपाल लंबे समय से मांग कर रहा था कि व्यापार और ट्रांजिट के लिए कई दशक पहले हुई संधि को अपग्रेड किया जाए। इस संधि पर अंतिम बार साल 2016 में समीक्षा हुई थी। भारत अभी नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारी सहयोगी भी है। यानी दोस्तों, इसके साथ ही भारत नेपाल को सरकारी स्वामित्व वाली कार्गो रेलवे सेवाओं के इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे सकता है। दरअसल दोस्तों, नेपाल ने भारत से मांग की थी कि वो नेपाली चाय और मसालों के लिए भारतीय बाजार मुहैया कराए। नेपाल इस बात से नाराज था कि उसकी चाय जो कई रूपों में भारतीय बाजारों में प्रवेश करती है, उन्हें पैकिंग के दौरान दार्जिलिंग चाय या फिर सिलोन चाय के रूप में बेच दिया जाता है। इससे उनके किसानों को भी नुकसान होता है। हालांकि दोस्तों, ये सारे मुद्दे सुलझा दिए जाएंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि भारत ने नेपाल को अपने बंदरगाहों का एक और एक्सेस दे दिया है और ये खबर पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ा झटका है, जो अपने बंदरगाहों के इस्तेमाल की अनुमति देकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। चीन अपने कर्ज का जाल बन चुके BRI परियोजना को नेपाल तक बढ़ा रहा है। चीन ने अपने बंदरगाहों और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के रास्ते नेपाली माल के आयात निर्यात करने का भी ऑफर दिया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच साल 2019 में भी समझौता हुआ था। नेपाल और चीन के बीच समझौते के बाद काठमांडू को चीन के साथ समुद्री और जमीनी बंदरगाहों तक तीसरे देश के साथ व्यापार की पहुंच मिली हुई है। इस डील के बाद भी दोस्तों, नेपाल के लिए व्यापार करना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नेपाली पक्ष में आधारभूत ढांचे नहीं है। चीन की भाषा भी उनके लिए समस्या बनी हुई है। इसके अलावा नेपाल से चीन के बंदरगाह तक की दूरी भी 4000 किलोमीटर है। ऐसे में वहां तक भेजने का किराया भी बहुत ज्यादा होगा और ये भारत के कोलकाता बंदरगाह और नेपाल के बीरगंज के बीच की दूरी से 4 गुना है। दोस्तों, अगली खबर ग्रीस और तुर्की को लेकर आ रही है। तुर्की और ग्रीस के बीच भूमध्य सागर पर कब्जे की जंग काफी तेज हो गई है। इस बीच तुर्की ने आरोप लगाया है कि ग्रीस के अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे उसके F-16 लड़ाकू विमानों पर मिसाइल तानी है। इस घटना के बाद तुर्की के लड़ाकू विमान उस इलाके से भाग खड़े हुए। दरअसल तुर्की जिस इलाके को अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बता रहा है, उस पर ग्रीस अपना दावा करता है। ऐसे में तुर्की के लड़ाकू विमानों को देखकर ग्रीस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। तुर्की की तरफ से कहा जा रहा है कि क्रेटे द्वीप पर स्थापित यूनान की S-300 मिसाइल प्रणाली ने 23 अगस्त को तुर्की के लड़ाकू विमानों पर हमले के लिए सारी गणनात्मक तैयारी भी कर ली थी, यानी कि ग्रीस हमला करने वाला था। दोस्तों, तुर्की के F-16 लड़ाकू विमान ग्रीस के पश्चिमी रोड्स द्वीप के पास 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। तभी रूस निर्मित S-300 मिसाइल प्रणाली ने उन्हें निशाना बनाने के लिए अपने रडार पर ले लिया। अब दावा यह कहा जा रहा है कि इस तरीके के शत्रुतापूर्ण माहौल के बावजूद तुर्की के विमान अपना मिशन पूरा कर अपने ठिकाने पर लौट आए। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि विमानों को रडार पर लेने को नाटो नियमावली के तहत दुश्मनी कार्रवाई माना जाता है। हालांकि ग्रीस ने तुर्की के दावे को खारिज कर दिया है। ग्रीस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तुर्की के विमान बिना पूर्व सूचना के अमेरिका के B-52 बम्बर के साथ आए। इसकी जरूरत भी नहीं थी और साथ ही वो जो इलाका है वो ग्रीस के विमानों के नियंत्रण में था। ग्रीस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके 4 लड़ाकू विमानों ने तुर्की के विमानों का पीछा भी किया। दोस्तों, चीन की रॉकेट फोर्स दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गई है। 10 साल में ड्रैगन ने परमाणु बम से लैस 13 नई ब्रिगेड तैयार कर ली है, जो कि एक वाकई में टेंशन की बात है। चीन अपनी मिसाइल ताकत को बढ़ा रहा है। अमेरिकी वायुसेना की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन जिस तरीके से तेजी से और बड़े पैमाने पर अपने मिसाइलों का विस्तार कर रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि चाइना परमाणु मिसाइलें और पारंपरिक मिसाइलें दोनों को शामिल कर रहा है और इनका जखीरा बढ़ा रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स अपने मिसाइलों के आकार का विस्तार कर रही है। मिसाइलों और लॉन्चरों दोनों में बढ़ोतरी रॉकेट फोर्स की बढ़ती संख्या पर आधारित है। साल 1980 से 2000 तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 4 मिसाइल ब्रिगेड को जोड़ा। इनमें से 3 ऐसी है जिनके पास नए किस्म के हथियार हैं। रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि मिसाइल ब्रिगेड के विस्तार में 2000 से 2010 तक तेजी आई। हथियारों की बढ़ती श्रृंखला से लैस 11 नए ब्रिगेड बनाए गए। इनमें से इसकी पहली ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल CJ-10 और पहला सेल्फ कैनिस्टराइज रोड मोबाइल ICBM DF-31 और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल DF-21D शामिल है। साल 2010-2020 के बीच मिसाइल निर्माण में तेजी देखने को मिली है। इस दौरान लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे कि DF-41 रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ 13 नई ब्रिगेड स्थापित की गई।
चीन ने अपनी नई ब्रिगेड में दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को तैनात किया है। चीन ने 1967 से रॉकेट फोर्स बना ली थी। ये मिसाइलों के जरिए अपने दुश्मन पर हमला करती हैं। शुरुआत में इनका नाम सेकेंडरी आर्टिलरी कॉर्प्स था। इस फोर्स में शुरुआती तौर पर जमीन से मार करने वाली मिसाइलों को शामिल किया गया था। इसमें खास तौर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। अब इसमें परमाणु और पारंपरिक हथियारों को ले जाने की क्षमता है। रॉकेट फोर्स में लगभग 1.20 लाख जवान हैं। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जरूर है, क्योंकि चीन की रॉकेट फोर्स दुनिया के लिए वाकई में एक खतरा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिवंगत हुए CDS बिपिन रावत जी ने एक बार कहा था कि भारत को भी अब रॉकेट फोर्स बनाने का समय आ चुका है और भारत को भी रॉकेट फोर्स में काम करना होगा, क्योंकि रॉकेट फोर्स जिस तरीके से हमला करती हैं वो लगातार एक के बाद एक रैपिड मोड में अपने टारगेट को तबाह कर लेती हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।